हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर न्यू क्लास 2025-26 पेपर नेम प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 1। लोक प्रशासन का अर्थ प्रगति क्षेत्र महत्व लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग नेचर स्कोप सिग्निफिकेशन एंड एवोल्यूशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, चलिए चलते हैं। लोक प्रशासन को हम समझेंगे। ठीक है। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आधार उस राज्य की प्रशासन व्यवस्था पर होता है। प्राचीन काल में जब राज्य केवल निषेधात्मक कार्य जैसे न्याय प्रदान करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, संपत्ति की रक्षा करना, अपराधों को रोकने हेतु अपराधियों को दंडित करना आदि किया करता था, किंतु ये 20वीं शताब्दी में बदलती हुई परिस्थितियों के साथ साथ राज्य की शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन हुए। इससे राज्य की निषेधात्मक शासन व्यवस्था का स्थान जो है कल्याणकारी राज्य ने शासन व्यवस्था ने सकारात्मक ले लिया। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य का सामान्य तात्पर्य सरकारी एजेंसी द्वारा चलाए जा रही बसें, रेलगाड़ी, कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, मरीज हेतु अस्पताल, ऐसे अनेक गतिविधियां जो सरकार द्वारा संपन्न होती हैं वह कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में आती हैं। अर्थात अधिक से अधिक सरकारी गतिविधियां संपादित करने वाली व्यवस्था कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। अतः राज्य इन समस्त क्रियाओं एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं संचालन जिस विधि या मशीनरी द्वारा होता है वह लोक प्रशासन ही है। ठीक है। अब लोक प्रशासन का अर्थ समझते हैं। लोक प्रशासन शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लोक, दूसरा है प्रशासन। अंग्रेजी में यह पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बना है। लोक प्रशासन को स्पष्ट करने के लिए दोनों शब्दों का विश्लेषणात्मक एवं विवेचना करना आवश्यक है। विस्तृत लोक प्रशासन में लोक शब्द प्रशासन के बाद अर्थात 20वीं शताब्दी से आकर जुड़ा है। इससे पूर्व यह केवल प्रशासन ही था, जिसका प्रयोग जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने में प्रयोग होता था। प्रशासन से तात्पर्य प्रबंध करना या उत्कृष्ट रीति से लोगों को शासित अथवा अनुशासित करना है। प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन से बना है, जो लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन से निकला है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना एड प्लस मिनिस्ट्रे का संयोग है, जिसका अर्थ है व्यवस्था करना, व्यक्तियों की देखभाल करना, अर्थात कार्यों की व्यवस्था करना। ठीक है। कुछ परिभाषाएं हैं। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण को प्रशासन की कला कहा गया है। जो एल डी वाइट का कथन है। ठीक है। दूसरा है प्रशासन का संबंध उन वस्तुओं को करवाने से है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। यह कथन लूथर की लिखता है। लोक प्रशासन से संबंधित कुछ निर्धारित तथ्य। लोक प्रशासन व लोक कल्याण एक दूसरे से पूरक हैं। लोक प्रशासन का आधार जनमत की भावना है। ठीक है। अब इसको समझते हैं है क्या। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की भूमिका उग्र होने के कारण तथा लोकतंत्र की बढ़ती मांग के संदर्भ में लोग कल्याण की भावना का विकास हुआ। ऐसे प्रशासन सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में पाया जाता है, भले वह आर्थिक संस्था हो या सामाजिक या फिर कोई पारिवारिक संघ ही क्यों ना हो। जब तक इसमें लोक भावना का अंश नहीं या फिर जनता के कार्यों से संबंधित नहीं है, तब तक वह लोक प्रशासन नहीं हो सकता। अर्थात इससे स्पष्ट है कि राज्य की शासन किसी वर्ग या विशेष या हितों के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण नागरिकों के लिए एक अनिवार्य अंग है। ठीक है।
अब दूसरा वाला समझते हैं, लोक प्रशासन का आधार जनमत की भावना। तो लोक प्रशासन जनता की भावना के आधार पर शासन का संचालन करता है। उसके कार्यों में जनता की अभिव्यक्ति समाहित होती है और अगर कोई भी सरकारी तंत्र उनकी भावनाओं के विरुद्ध कार्य करता है तो उसका पुरजोर विरोध करती है, प्रदर्शन करती है, धरना, हड़ताल जैसी कार्रवाई को अंजाम देती है। भारत में ही उदाहरण ले लें तो देश की संसद पूरे राष्ट्र की नीतियों की घोषणा करती है। यह नीतियाँ जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सहायता से निर्धारित की जाती है। लेकिन जब ये नीतियाँ आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती या उसका परिणाम गलत आने के संकेत मिलते हैं, तो लोग उसके विरुद्ध सड़कों पर आ जाते हैं। तो अतः कहा जा सकता है कि जनता शासन को ऐसे कार्य करने की अनुमति नहीं देती जो उनके अभिव्यक्ति पर आघात करती हो। ठीक है? लोक प्रशासन के तत्व: संगठन, दूसरा कल्याण के उद्देश्य, तीसरा सत्ता, चौथा व्यापक आधार, पांचवा वित्त व्यवस्था। ठीक है, इसको समझते हैं। लोक प्रशासन का प्रमुख तत्व संगठन है, जिसके लिए वह अपनी गतिविधि को कार्य रूप देता है। यह संगठन के प्रति अपनी कार्य निष्ठा का परिचय देता है। ठीक है। अब दूसरा है कल्याण का उद्देश्य। लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना होता है। यह राज्य के विकास हेतु नई नई नीतियों या योजनाओं का निर्माण करता है, जैसे पुल, बांध, सड़क आदि का निर्माण। ठीक है। सत्ता, अथॉरिटी, प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार होना अति आवश्यक है, जिसके आधार पर वह दूसरे के कार्यों को सहयोग वह अपने कार्यों का संचालन करता है। लोक प्रशासन में यह तत्व राज्य के संविधान से प्राप्त होता है। अब चलिए चौथा, व्यापक आधार। लोक प्रशासन का आधार अति विस्तृत है। यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का एक साथ सहयोग है। राज्य की एकाएक गतिविधियां में इनका हस्तक्षेप होता है। पांचवा, वित्त व्यवस्था। लोक प्रशासन में वित्त व्यवस्था से संबंधित सभी कार्य शासन का जनता के प्रति उत्तरदायित्व वह समस्त संसाधन व साधन जिससे जनता के प्रतिनिधि शासन पर नियंत्रण रखते हैं, वह लोक प्रशासन के तत्व में विद्वान है। लोक प्रशासन की प्रगति। हमारे देश में लोक प्रशासन की प्रगति भी हमेशा एक जैसी नहीं रही है। आदिकाल से देखा जाए तो प्रगति शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या विषय के बारे में जानने के लिए किया जाता है कि यह अमुक वस्तु या विषय का स्वभाव कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, यह या वह किस प्रक्रिया के का आदि है। ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन में इन्हीं तत्वों को जानने की कोशिश की जाती है। भारत में यहाँ तक लोक प्रशासन की प्रगति का सवाल है तो अन्य देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से भिन्न है। उदाहरण था जो विशेषता अमेरिका या ब्रिटेन की लोक प्रशासन में है, वह भारत या अन्य किसी राष्ट्र की प्रशासनिक विशेषताओं से मेल नहीं खाता। ठीक उसी प्रकार जहाँ नागरिक प्रशासन, सैनिक प्रशासन या तथापि लोक प्रशासन तो है, परंतु दोनों की प्रगति भिन्न है। लोक प्रशासन में उसकी प्रगति निर्धारित करने में अनेक तत्वों की विवेचना करना पड़ता है, जैसा कि राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ का शैक्षिक व आर्थिक स्तर क्या है और वहाँ की आधारभूत आवश्यकताएं व सुविधाएं क्या हैं, आदि आदि। इन सभी बातों का लोक प्रशासन प्रगति ने ही निर्धारित करती है। लेकिन ये सभी बातें सभी देशों में एक समान नहीं पाई जाती। यही कारण है कि अलग अलग देशों में प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग अलग स्तर पर पाई जाती हैं और यहाँ तक कि अलग अलग संगठन भी उनका कार्य दिशाओं के अनुरूप ही प्रशासनिक संरचनाओं का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। आप समझते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के प्रगति के समान ही क्षेत्रों संबंध में भी मतभेद है। इसका क्षेत्र में निम्न रूप प्रस्तुत है: संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, परिवेशीय दृष्टिकोण। अब पहले समझते हैं संकुचित दृष्टिकोण को। ठीक है। लोक प्रशासन में संकुचित क्षेत्र का समर्थन जो है लूथर, वुलिक, साइमन आदि ने किया है। ठीक है। लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन और उसकी कार्यप्रणाली और कार्य पद्धति का अध्ययन जो है संकुचित रूप में किया जाता है। ठीक है। व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का सरकार की सभी
तीनों शाखाओं की गतिविधियों से संबंध है, लेकिन मूल रूप से यह सरकार की कार्यपालिका कार्यपालिका शाखा से ताल्लुक रखता है। ठीक है। जैसे बताऊँ, अतः लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका शाखा के सभी स्तरों जैसे राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय स्तर गतिविधियों से ताल्लुक रखता है। ठीक है। ये सभी चीज़ें इससे संबंधित हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र में संकुचित एवं व्यापक कहा गया है। लोक प्रशासन इन दोनों क्षेत्रों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। लोक प्रशासन की प्रगति का विश्लेषण करते हुए हमने तीसरे दृष्टिकोणों में केवल वही क्रियाएं आती हैं जो व्यक्तिगत या प्रबंधकीय क्षेत्रों में विद्वान रहती है। इसे पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण कहते हैं, जिसका प्रतिपादन हेनरी फॉयल और लूथर गुलिक ने किया है, जो अंग्रेजी के 7 अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है। यह विशेषकर व्यक्तिगत और प्रबंधकीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इन अक्षरों का निम्नलिखित क्रियाओं का बोध होता है। ठीक है। और उसके बाद चलते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की स्थापना को रॉबर्ट साइमन के लेख प्रशासन की कहावतों से जोड़ा जाता है। साइमन का यह लेख जो है 1946 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में छपा था, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक वातावरण में मानवीय व्यवहार वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया गया। इस व्यवहारिक दृष्टिकोण में संगठन में कार्यरत कर्मियों की इच्छाएं, मान्यताएं और उनकी पारस्परिक व्यवहारिक विज्ञान के अंश माने गए। इस दृष्टिकोण से अध्ययन वेताओं ने पूर्व में औपचारिक या संरचनात्मक दृष्टिकोण का खंडन करते हुए प्रशासनिक संगठन में सिरे से नकार दिया है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में अपने चरम उत्कर्ष पर था। इस मुकाम तक पहुंचाने वाले विद्वान रॉबर्ट डलहर्ट, क्लाउड माउंटन, ए बी फॉलेट, वीनस टेडी स्टॉक और फ्रेडरिक आदि थे। इन्होंने लोक प्रशासन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण की रूपरेखा को अपने प्रयोगों और वर्गीकरण, विश्लेषण व सत्यापन आदि के द्वारा एक क्रमबद्ध सिद्धांत के रूप के निरूपण में अतिरिक्त गति प्रदान की है। अब चलते हैं परिवेश पर। समझते परिवेश। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंधित इस दृष्टिकोण का अभिप्राय उन सभी प्रभावों को सम्मिलित करना है जिनके बीच लोक प्रशासन कार्य करता है। यह सभी प्रभाव हमारे वातावरण में व्यक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक या नैतिक आदि हैं। लोक प्रशासन के परिवेश का दृष्टिकोण का प्रतिपादन जॉन गॉस ने किया है और प्रशासनिक क्रियाकलाप को वातावरण से संबंध करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके बाद वर्तमान में इस पद्धति पर विकास फ्रेडरिक्स ने विकासशील देशों का अध्ययन करने के लिए किया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि प्रशासन जिस मानवीय वातावरण में कार्य करता है वह सामाजिक व आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है। समझ में आया परिवेश। इसके बाद चलते हैं लोक प्रशासन का महत्व। ठीक है। जन कल्याण का माध्यम, सरकार के उद्देश्य प्राप्त करने का साधन, लोकतंत्र का वाहक व रक्षक, एक एकता, अखंडता, शांति व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के रूप में विधि व न्याय प्रदान करना, लोक प्रशासन विषय के अध्ययन के रूप में। चलिए आगे पहले चलते हैं जन कल्याण के माध्यम से। भारत में लोक प्रशासन संविधान की नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से समाज में दीनहीन या नियोक्ता उक्त व्यक्तियों हेतु राज्य द्वारा विशेष प्रयासों के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, आवाज आदि समस्त मूल मानवीय सेवा का संचालन प्रशासन के माध्यम से ही होता है। तब कहा जाता है कि प्रशासन जन्म से लेकर कब्र तक विद्वान है। ठीक है। सरकार का उद्देश्य प्राप्त करने का साधन, राज्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रशासन ही एक माध्यम रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हेतु बनाई गई नीतियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। ठीक है। लोकतंत्र का भाग है वह रक्षा, आम व्यक्तियों तक शासकीय कार्यों की पहुंच सुनिश्चित करना, निष्पक्ष चुनाव करना, जन शिकायतों का निवारण करना, राजनीतिक चेतना वृद्धि करना, विभिन्न विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करना लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य है। एकता, अखंडता व शांति व्यवस्था बनाए रखना, यथावत सीमा पर रक्षा कार्य, सैनिक प्रशासन
का है, किंतु शांति काल में सीमाओं की रक्षा, राष्ट्र की आंतरिक अखंडता, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, सत्ता को बनाए रखने के लिए का दायित्व लोक प्रशासन का है। ठीक है। उसके बाद समझते हैं सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों में सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में विभिन्न विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों के समाधान प्रशासन द्वारा निर्मित सामाजिक नीतियों, सामाजिक नियमों के माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो लोक प्रशासन द्वारा प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति, विविधता, विरासत का संरक्षण, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला का संरक्षण का विकास यह देश की गौरवशाली मूल्यों के द्वारा संरक्षण किया जाता है। अब समझते हैं विधि न्याय प्रदान करना। लोक प्रशासन का कर्तव्य है कि संविधान द्वारा निर्मित कानून व नियमों, नीतियों, निर्धारित मापदंडों के अनुसार राज्य के कार्यों का संचालन करना। विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना, न्यायपालिका से निर्णयों का पालन सुनिश्चित करना। लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन के से शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ प्रशासन का ज्ञान भी विकसित होता है। दूसरी ओर इनका अध्ययन करने वालों अच्छे नागरिक बनने के गुणों का विकास होता है। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे चलेंगे, फिर इसके बारे में और भी कुछ बताएंगे। तो मेरे चैनल, ठीक है।